ओके एस पीपल, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जॉइंट प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट डिस्कशन हो रहा था। सारे कॉन्सेप्ट ख़त्म नहीं हुआ है, अभी भी हमारा बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट बाकी है। ठीक है, बेसिकली हम लोग देख चुके हैं कि जॉइंट प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट क्या होगा, जॉइंट कॉस्ट कैसे जॉइंट प्रोडक्ट के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ठीक है, चलो ये जो चैप्टर, ये जॉइंट प्रोडक्ट एंड बाय प्रोडक्ट दोनों का एक मिक्स चैप्टर है। क्वेश्चन जॉइंट प्रोडक्ट से भी आ सकता है, बाय प्रोडक्ट से भी आ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन दोनों मिला के जॉइंट प्रोडक्ट, एक क्वेश्चन में दो चार जॉइंट प्रोडक्ट दो चार बाय प्रोडक्ट दे देगा, बोलेगा कि ट्रीटमेंट करो। इसीलिए हम मिक्स क्वेश्चन अभी सॉल्व नहीं कर सकते। अभी जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर उस क्वेश्चन में बाय प्रोडक्ट हो जाएगा तो उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट अभी तक मैंने कवर नहीं किया हूँ। चलो इलस्ट्रेशन 36 रीड करो। ठीक है, मेरे मैट में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं तो तुम्हारा स्टडी मैट में भी ये क्वेश्चन मिलेगा, चाहे सीए हो या सीए में हो। फटाफट रीड करो इलस्ट्रेशन 36। द फॉलोइंग डाटा have been extracted from the books of major Southern Coke Company Limited. Joint product yield in LV of recovered product per ton of coal. yield का मतलब आउटपुट। कोक 1420, कोल टार 120, बेंजल 22, सल्फेट ऑफ ammonia 26, gas 412, total 2000. The price of coal is 80 rupees 80 per ton. The direct labor and overhead cost to the point of a split up are 40 and 60 respectively per ton of coal. Calculate the material, labor and total cost of each product on the basis of weight. ये जो सारे 5 प्रोडक्ट है, ये सारे के सारे जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें से कोई भी बाय प्रोडक्ट नहीं है। एक सिमिलर एग्जांपल ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूँ, फिर भी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो कोक, कोल टार, बेंजल, सल्फेट ऑफ एमोनिया, गैस, ये पांचों का पांचों प्रोडक्ट तुम्हारा जॉइंट प्रोडक्ट। जो भी जॉइंट कॉस्ट है वो जॉइंट कॉस्ट को हम अपोर्शन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल वेट, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से तुम मतलब टोटल कॉस्ट कंप्यूटेशन करो ऑन द बेसिस ऑफ वेट। ठीक है, ओके। बोलो, ये तुम्हारा स्प्लिट अप पॉइंट। ठीक है, स्प्लिट अप पॉइंट तक मतलब अप टू स्प्लिट अप पॉइंट तुम्हारा मटेरियल कितना खर्चा हुआ है? 80। हाँ, पर टन के हिसाब से हम सोल्यूशन करेंगे तो 80। लेबर कितना? 40। ओवरहेड कितना? 60। अगर जॉइंट कॉस्ट पर टन देखा जाएगा तो 80 प्लस 40 प्लस 60 180। जॉइंट कॉस्ट पर टन आ रहा है 180। ओके, तुम्हें कोक मिल रहा है 1420 टन। ओके,
कोल टार मिल रहा है 120 टन, बेंजल मिल रहा है 22 टन, सल्फेट ऑफ अमोनिया 26, गैस इस क्वेश्चन में एक स्पेशल पॉइंट है कि वो कह रहा है कि तुम मटेरियल को एलोकेशन करो, लेबर को भी एलोकेशन करो, ओवरहेड को भी एलोकेशन करो, टोटल कॉस्ट को एलोकेशन करो। अगर हम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ये तीनों को सेपरेटली अपोर्शन करेंगे फिर उसको ऐड कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। हाँ, मटेरियल एलोकेशन होगा ये जो फिजिकल क्वांटिटी रेशियो में, क्योंकि वेट बेसिस में एलोकेशन होगा। लेबर भी एलोकेशन होगा इस रेशियो में, ओवरहेड भी एलोकेशन होगा इस रेशियो में। मतलब फिजिकल वेट विल बी टेकन एज बेसिस ऑफ एलोकेशन। तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड टोटल कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल, लेबर एंड टोटल कॉस्ट। एलिमेंट टोटल, कोक के लिए कितना, कोल टार के लिए कितना, बेंजल के लिए कितना, सल्फेट अमोनिया के लिए कितना, गैस के लिए कितना। रेशियो क्या यूज करोगे, इसके लिए 14-20, इसके लिए 120, बेंजल के लिए 22, सल्फेट अमोनिया के लिए 26, 412 इस रेशियो में अलोकेट करोगे। ओके, तो लिखो मटेरियल, एटी को इस रेशियो में अलोकेशन करो। बोलो, ये टोटल 2000 हो रहा है, तो 80 डिवाइड बाई 2000 इंटू 1420, ये 56.8, 4.8, 0.88, 1.04, 16.48। ओके, मेटल हो गया। लेबर कितना, 40 को इस रेशियो में अलोकेट करो। 40 डिवाइड बाई 2000 इंटू 1420, 28.4, 122.4, 22.44, 26.52, 8.24। ओवरहेड के लिए, ओवरहेड कितना देखो, ओवरहेड तुम्हारा 60, 42.6, 3.6, 0.66, 0.78, 4, 12.36। टोटल करो, ये हो रहा है 180, ये 127.8, 10.8,
1.98, 2.34, 37.08। इलुस्ट्रेशन 37 रीड करो। A factory engaged in the production of chemical X and in the course of manufacture in a byproduct Y is produced। अच्छा, इसमें बाई प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट आ रहा है, तो बाई प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट करने के बाद इस क्वेश्चन को हम मूव करेंगे। चलो, बाकी जो भी क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन में बाई प्रोडक्ट का यूज है, तो बाई प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट अभी कवर करते हैं। लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट एंड इट्स ट्रीटमेंट। बोलो, बाई प्रोडक्ट क्या होता है? ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं, जो फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास था। जॉइंट प्रोडक्ट का डेफिनेशन, बाई प्रोडक्ट का डेफिनेशन, को प्रोडक्ट का डेफिनेशन, सारे डेफिनेशन ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं। तो लिखो, व्हाट इज बाई प्रोडक्ट। क्या सर आप फिर से लिखेंगे बाई प्रोडक्ट का डेफिनेशन? हाँ बेटा, रेफर फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास का नोट्स का रेफर करो, बाई प्रोडक्ट का डेफिनेशन मिल जाएगा। अब लिखो, ट्रीटमेंट ऑफ बाई प्रोडक्ट। लिखो, देयर मे बी 4 केसेस। देयर मे बी 4 केसेस। 4 केसेस होता है बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट के लिए। केस 1, वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट आर वेरी स्मॉल। बाय प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत कम है, वेरी स्मॉल। केस 2, वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट आर ऑफ कंसिडरेबल वैल्यू। केस 3, where byproduct require further processing। Case 4, where byproduct are used by the undertaking itself। वो ऑर्गेनाइजेशन खुद बाय प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, इसको कहते हैं
कैप्टिव कंजप्शन, तो ब्रैकेट में लिख सकते हो कैप्टिव कंजप्शन। देखो अगर कुछ प्रोडक्ट तुम खुद मैन्युफैक्चर करते हो, फिर उसको तुम खुद ही यूज करते हो किसी दूसरे प्रोडक्ट बनाने के लिए, इसको कहते हैं कैप्टिव कंजप्शन। क्या कहते हैं? कैप्टिव कंजप्शन। चलो 4 केसेस है बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट के लिए। तो पहले लिखो केस 1। When byproduct is small value, when byproduct is small value, देखो अगर बाय प्रोडक्ट, मान लो ग्राफिकली समझने के लिए कोशिश करो। क्या होता है ना बेटा, अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर एक बार कॉन्सेप्ट तुम्हारा दिमाग में बैठ जाता है तो वो चैप्टर तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठाने के लिए एकदम कॉन्सेप्ट का मतलब रूट लेवल से तुम्हें एनालिसिस करना पड़ेगा। चलो ग्राफिकली मैं इसीलिए समझाता हूं कि ग्राफिकली अगर तुम समझोगे तो बहुत आसान से कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा। ये तुम्हारा स्प्लिट ऑफ पॉइंट, अप टू स्प्लिट ऑफ पॉइंट जो भी खर्चा होता है उसको कहते हैं जॉइंट कॉस्ट। याद है? हाँ, जॉइंट कॉस्ट तुम्हारा 10,000। तुम्हें प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी, 3 प्रोडक्ट मिल रहा है। प्रोडक्ट ए तुम्हारे लिए मेन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बी भी तुम्हारे लिए मेन प्रोडक्ट, इसीलिए ए एंड बी को कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है, यही छोटे छोटे चीजें अगर तुम समझ जाओगे तो चैप्टर आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे स्टेप्स एक बड़ा मतलब बड़े सफलता तुम्हें देगा। तुम एक मोहल्ला बनाओगे, क्या एक वॉल लेके इंस्टॉल करोगे? नहीं, तुम्हें एक एक ईंट पत्थर जोड़ के मोहल्ला बनाना पड़ेगा। तो इसीलिए हर मतलब बड़ा लेवल का सक्सेस में छोटे छोटे स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो ए एंड बी तुम्हारे लिए मेन प्रोडक्ट, इसीलिए ए एंड बी को कहते हैं जॉइंट प्रोडक्ट। लेकिन सी तुम्हारे लिए बाय प्रोडक्ट। ठीक है, ऑलरेडी मैं डिस्कशन कर चुका हूं कि जो भी जॉइंट कॉस्ट होगा, ये जॉइंट कॉस्ट मेन प्रोडक्ट के लिए अपोर्शन होगा। याद है? हाँ, फिर भी कुछ कुछ केसेस में जॉइंट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट को भी अपोर्शन होगा। ठीक है, लेकिन अगर बाय प्रोडक्ट का वैल्यू स्मॉल होता है, ये जो जॉइंट कॉस्ट है ये बाय प्रोडक्ट को अलोकेशन नहीं होगा। कंसेप्ट समझ में आया? बोलो सर नो। हाँ, ऐसा नहीं कि जॉइंट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट को अलोकेशन नहीं होगा। कभी कभी मतलब कुछ कुछ सिचुएशन में जॉइंट कॉस्ट हमेशा जॉइंट प्रोडक्ट को अलोकेट होगा, फिर कुछ कुछ केसेस में जॉइंट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट को अलोकेट होगा। ठीक है, लेकिन बाय प्रोडक्ट अगर स्मॉल वैल्यू होता है तो जॉइंट कॉस्ट अलोकेशन नहीं होगा। किसको? बाय प्रोडक्ट को। लिखो joint cost for byproduct. I am discussing when byproduct is small value. ओके, हाँ, अगर बाय प्रोडक्ट स्मॉल वैल्यू होगा तो जॉइंट कॉस्ट का
कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, क्या जॉइंट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट को एलोकेट होगा? नो। तो लिखो देखो, नो पोर्शन ऑफ जॉइंट कॉस्ट इज अपोर्शन टू बाय प्रोडक्ट। जॉइंट कॉस्ट का कुछ भी पोर्शन बाय प्रोडक्ट को अपोर्शन नहीं होगा। कौन सा सिचुएशन में? व्हेन बाय प्रोडक्ट इज स्मॉल वैल्यू, व्हेन बाय प्रोडक्ट इज स्मॉल वैल्यू। लेकिन बाय प्रोडक्ट का कुछ भी तो वैल्यू है ना, स्मॉल हुआ तो क्या हुआ, कुछ भी तो वैल्यू है, जिसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट का इनकम। अब लिखो सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट। सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट का सेल वैल्यू क्या होगा? इसके लिए तुम्हारे पास दो अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव 1, अल्टरनेटिव 2। अल्टरनेटिव 1 में लिखो रिकॉर्ड आज miscellaneous income and credited to costing PL। जो भी बाय प्रोडक्ट का सेल वैल्यू आएगा, जो भी बाय प्रोडक्ट का सेल वैल्यू आएगा, उसको हम मिसलेनियस इनकम के हिसाब से रिकॉर्ड करेंगे and that will be credited to costing PL, that will be credited to costing PL। okay। Alternative 2, deduct from joint cost and net joint cost will be apportion among main product। मान लो कि ये जो बाय प्रोडक्ट, एग्जाम्पल को देखो, मान लो ये जो बाय प्रोडक्ट इसका वैल्यू 100 रुपया, तो तुम्हारा जॉइंट कॉस्ट कितना? 10,000। अब 10,000 से 100 रुपया माइनस हो जाएगा। अब 10,000 से 100 रुपया माइनस हो जाएगा, तो 10,000 माइनस 100 इज इक्वल टू 9,900। वो ए एंड बी को अलोकेशन होगा, क्योंकि ए एंड बी तुम्हारे लिए मेन प्रोडक्ट एंड जॉइंट प्रोडक्ट। ठीक है, ये अल्टरनेटिव 2। अल्टरनेटिव 1 के हिसाब से अगर जाओगे, ये 100 रुपया कॉस्टिंग पीएल को क्रेडिट होगा आज मिसलेनियस इनकम। ये 100 रुपया कॉस्टिंग पीएल को क्रेडिट हो जाएगा आज मिसलेनियस इनकम। 10,000 ही एलोकेट होगा ए एंड बी को। दो अल्टरनेटिव है। पहला अल्टरनेटिव, या तो तुम मिसलेनियस इनकम के हिसाब से रिकॉर्ड कर सकते हो, नहीं तो जॉइंट कॉस्ट से माइनस करो, नेट जॉइंट कॉस्ट एलोकेट करो। ओके, ये था तुम्हारे लिए केस 1। अब लिखो केस 2। When byproducts are of considerable value, when byproducts are of considerable value। बस दो पॉइंट को ही हम डिस्कशन करेंगे कि जॉइंट कॉस्ट का क्या होगा, बाय प्रोडक्ट का सेल वैल्यू क्या होगा।
तो लिखो जॉइंट कॉस्ट फॉर बाय प्रोडक्ट। देखो इधर बाय प्रोडक्ट का वैल्यू कंसिडरेबल मतलब काफी ज्यादा, ठीक है। क्या ऐसा हो सकता है एक प्रोडक्ट का वैल्यू बहुत ज्यादा लेकिन उसका कॉस्ट नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा ना। हाँ, वैल्यू बहुत कम है, उसका कॉस्ट है लेकिन हम इग्नोर करते हैं क्योंकि कॉस्ट मटेरियल मतलब वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होगा। When byproducts are of considerable value, ओके। तो लिखो जॉइंट कॉस्ट फॉर बाय प्रोडक्ट। तो लिखो जॉइंट कॉस्ट आर अ पोर्शन टू बाय प्रोडक्ट। इस केस में जॉइंट कॉस्ट बाय प्रोडक्ट को अपोर्शन होगा। बाय एनी ऑफ द मेथड्स as discussed for joint product। मैंने बताया था कि जॉइंट प्रोडक्ट को कैसे अपोर्शन होगा, बहुत सारे मेथड हम लोग सीखे थे। तो जो मेथड यूज होगा उस मेथड में बाय प्रोडक्ट को भी अपोर्शन होगा। मतलब इस केस में बाय प्रोडक्ट को हम कंसीडर करेंगे एज ए मेन प्रोडक्ट। नेक्स्ट लिखो सेल प्रोसीड ऑफ बाय प्रोडक्ट। सेल प्रोसीड ऑफ बाय प्रोडक्ट। तो लिखो सेल प्रोसीड ऑफ बाय प्रोडक्ट are to be credited to byproduct account। इसका मतलब बाय प्रोडक्ट का सेल वैल्यू माइनस बाय प्रोडक्ट के लिए जितना अपोर्शन होगा जॉइंट कॉस्ट, वो बाय प्रोडक्ट का प्रॉफिट आएगा। नेक्स्ट लिखो प्रॉफिट पब्लिक लॉस ऑफ बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट का प्रॉफिट और लॉस कैसे कैलकुलेशन होगा? सेल वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट माइनस शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट। तो ये हो जाएगा प्रॉफिट पब्लिक लॉस ऑफ बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट लिखो केस 3। When byproducts is subject to further processing। अगर बाय प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेस होगा तो क्या होगा? यहाँ पे दो केस हो सकता है।
वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज स्मॉल, वैल्यू ऑफ बाय प्रोडक्ट इज मोर। स्मॉल होगा तो अप्लाई केस वन, मोर होगा तो अप्लाई केस टू। ठीक है। फिर जब बाय प्रोडक्ट का प्रॉफिट निकालोगे, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट माइनस होगा, जो केस टू यहाँ पे सेल प्रोसीड माइनस, ये देखो सेल प्रोसीड माइनस शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, प्रॉफिट लॉस आएगा। इधर फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी माइनस हो जाएगा केस थ्री के हिसाब से। केस फोर, when byproducts are used by undertaking itself। इसका मतलब कैप्टिव कंजप्शन। लिखो केस फोर क्या है? when byproducts are used by undertaking itself। ओके, लिखो रिप्लेसमेंट प्राइस of byproduct used should be debited to process account, in which byproduct has been used and should be credited to byproduct account। ओके, पहले लिखो फिर मैं समझाऊंगा, तुम चिंता मत करो। द रिप्लेसमेंट प्राइस is the price at which the same byproduct can be purchased in the market। पहले इसको लिखो फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा। चलो एग्जाम्पल के हिसाब से समझो।
कितना स्लो चल रहा है यार, देखो अभी नेटवर्क स्लो हो गया, मैं क्या कर सकता हूँ। दिस इज तुम्हारा स्प्लिट अप पॉइंट, मेन प्रोडक्ट 1, मेन प्रोडक्ट 2, बाय प्रोडक्ट 1। मान लो कि बाय प्रोडक्ट को मैंने कैप्टिवली कंज्यूम्ड किया, मैंने बाय प्रोडक्ट को कैप्टिवली कंज्यूम्ड किया, तो ठीक है, ओके। इसका जो भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब जिस टाइम में तुम बाय प्रोडक्ट 1 को कंज्यूम्ड किया, अगर उस टाइम में तुम मार्केट से खरीदोगे तो कितना में तुम खरीदोगे। मान लो ये बाय प्रोडक्ट मेरे लिए एक प्लास्टिक को मैंने कैप्टिवली कंज्यूम्ड किया, ठीक है। अगर उस टाइम मैंने प्लास्टिक मार्केट से खरीदूंगा तो 10 रुपया में खरीदूंगा, तो उसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट होगा 10 रुपया। समझ में आया रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है? हाँ, तो इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट को तुम क्या करोगे ना, जिस प्रोडक्ट के लिए यूज करोगे उसी प्रोडक्ट का कॉस्ट में ऐड होगा। मान लो कि ये बाय प्रोडक्ट 1 को मैंने मेन प्रोडक्ट 1 के लिए यूज किया, तो इसका रिप्लेसमेंट कॉस्ट 10 रुपया इंटू मान लो कि 10 यूनिट, तो टोटल कितना हो रहा है 100 रुपया। अब 100 रुपया ये बाय प्रोडक्ट का जो भी वैल्यू ये मेन प्रोडक्ट 1 के साथ ऐड हो जाएगा। लाइन रीड करो, और रिप्लेसमेंट प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट यूज्ड शुड बी डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट। ये प्रोसेस अकाउंट का मतलब नहीं कि ये प्रोसेस कस्टिंग शुरू हो गया, मतलब जिस प्रोडक्ट के लिए यूज किए, रिप्लेसमेंट प्राइस ऑफ बाय प्रोडक्ट यूज शुड बी डेबिटेड टू प्रोसेस अकाउंट इन व्हिच बाय प्रोडक्ट हैज बीन यूज्ड। मतलब जिस प्रोडक्ट के लिए बाय प्रोडक्ट तुमने यूज किया उसी प्रोडक्ट का कॉस्ट में बाय प्रोडक्ट का रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऐड हो जाएगा। द रिप्लेसमेंट प्राइस इज ओके। बस यही था बाय प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट। लिखो एक एग्जांपल। देखो ये फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग article P also produces a byproduct Q which is further processed into finished product। क्या मतलब इसका जरा बोलो। फैक्ट्री में पी प्रोड्यूस हो रहा है तो डेफिनेटली पी तो तुम्हारा मेन प्रोडक्ट होगा, उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट क्यू भी प्रोड्यूस हो रहा है, हाँ, जिसको फिर से हम प्रोसेसिंग करते हैं ताकि एक फिनिश प्रोडक्ट बन सके। इसका मतलब इस क्वेश्चन में मेन प्रोडक्ट पी है, ओके, बाय प्रोडक्ट क्यू जो सब्जेक्ट टू फर्दर प्रोसेसिंग, ठीक है। देखो द जॉइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इज गिवन बिलो। द जॉइंट कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चर इज गिवन बिलो। मेटेरियल 5000, लेबर 3000,
ओवरहेड 2000, सब्सिक्वेंट कॉस्ट आर गिवन बिलो। जॉइंट कॉस्ट स्प्लिट अप पॉइंट तक होता है, स्प्लिट अप पॉइंट के बाद सब्सिक्वेंट कॉस्ट आता है, ठीक है, मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो सब्सिक्वेंट कॉस्ट पी का भी क्यू का, पी इधर मेन प्रोडक्ट, क्यू यहाँ पे बाय प्रोडक्ट। मटेरियल 3000, इधर 1500, लेबर 1400, 1000, ओवरहेड 600, 500। सेलिंग प्राइस आर P is equal to 16,000, Q is equal to 8,000। तो estimated profit on selling price are 25% for P and 20% for Q। Assume that selling and distribution expenses, assume that selling and distribution expenses are in proportion of sale। रिक्वायर्ड क्या करना होगा तुम्हें, लिखो पॉइंट नंबर ए, शो हाउ यू वुड अपोर्शन joint cost। B, prepare a statement showing cost of production of P and Q। लिखो सॉल्यूशन। Statement showing the apportionment of joint cost। Statement showing the apportionment of joint cost। बोलो यहाँ पे जो अपॉर्शनमेंट होगा कौन सा मेथड एप्लीकेबल होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन भी। यहाँ पे तुम्हें दिमाग लगाना होगा कि सर कौन सा मेथड हम लगाएंगे। चलो, क्या फिजिकल क्वांटिटी तुम्हें मालूम है? बोलो यस और नो। नो सर, तो फिजिकल क्वांटिटी मेथड इधर नहीं लग सकता है। ओके, ठीक है। क्या तुम्हें मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट मालूम है? नो। क्या तुम्हें मार्केट वैल्यू आफ्टर स्प्लिट अप पॉइंट मालूम है? नो। मालूम है? सेल्स प्राइस है ना? हाँ, सेल्स वैल्यू जो होता है वो फर्दर प्रोसेसिंग के बाद मार्केट वैल्यू होता है। अब बोलेंगे सर क्या हम मार्केट वैल्यू
आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग मेथड लगाएंगे? नो। तुम क्वेश्चन देखो, इधर एस्टिमेटेड प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है। याद है एक मेथड मैंने डिस्कशन नहीं किया था, रिवर्स कॉस्ट मेथड। बोलो यस और नो? हाँ, ये एग्जाम्पल करने का यही ऑब्जेक्टिव है कि इस एग्जाम्पल के साथ मैं रिवर्स कॉस्ट मेथड समझाऊंगा, उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट का एक सॉल्यूशन भी हो जाएगा। अच्छा सर, इसका मतलब इस क्वेश्चन में हम रिवर्स कॉस्ट मेथड लगाएंगे? हाँ देखो बेटा, अब बोलेंगे सर कैसे पता चला कि रिवर्स कॉस्ट मेथड लगेगा? यही डाउट दिमाग में आ रहा है, बोलो यस और नो? हाँ देखो, यहां पे मार्केट वैल्यू एट स्प्लिट अप पॉइंट मेथड तो नहीं लग सकता है। मार्केट वैल्यू आफ्टर स्प्लिट अप पॉइंट लग सकता है, मतलब मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। लेकिन मार्केट वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग एक लॉजिकल मेथड नहीं होता है, तो इसीलिए हम इसको प्रिफर नहीं करते हैं। अगर तुम लगाओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, लेकिन आंसर 100% करेक्ट नहीं होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेथड होता है रिवर्स कॉस्ट मेथड। तुम जहां देखोगे प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, या तो अमाउंट फॉर्म में या परसेंटेज फॉर्म में, तो उधर कोशिश करना कि रिवर्स कॉस्ट मेथड लगाने के लिए। रिवर्स कॉस्ट का मतलब तुम बैकवर्ड अप्रोच में कॉस्ट के पास पहुंचोगे। सर बैकवर्ड अप्रोच मतलब देखो, समझो, मटेरियल, उसके बाद लेबर, उसके बाद ओवरहेड, उसके बाद सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, देन सेल्स, हाँ प्रॉफिट, देन सेल्स। अगर तुम मटेरियल, लेबर, ओवरहेड ऐसे जाओगे तो ये फॉरवर्ड अप्रोच हो गया। अगर तुम सेल्स माइनस प्रॉफिट माइनस सेलिंग कॉस्ट एक्सेट्रा इस अप्रोच में आओगे, इसको कहते हैं रिवर्स कॉस्ट। मतलब मटेरियल से शुरू किया, फॉरवर्ड अप्रोच, सेल से माइनस कर करके आया, रिवर्स कॉस्ट अप्रोच। हाँ सर समझ में आ गया। इस केसेस में, मतलब इस सिचुएशन में हम रिवर्स कॉस्ट मेथड लगाएंगे। बोलो यस और नो? पर्टिकुलर पी क्यू टोटल, पी मेन प्रोडक्ट, क्यू बाय प्रोडक्ट। ओके, यहां पे बाय प्रोडक्ट फर्दर प्रोसेसिंग हो रहा है, तो इसलिए जॉइंट कॉस्ट का कुछ हिस्सा बाय प्रोडक्ट को अपर्सन होगा, मैंने बताया था। बस केस 3 था। फिर रिवर्स कॉस्ट मेथड हम लगाते हैं। रिवर्स कॉस्ट मेथड का मतलब ये होगा तुम्हारा सेल्स, बोलो 16,000, 8,000, टोटल हो रहा है तुम्हारा 24,000। सेल्स से माइनस करो प्रॉफिट या एस्टिमेटेड प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट पी का 25%, क्यू का 20%। 4,000, क्यू में 1,600, टोटल तुम्हारा 5,600। तो ये हो गया तुम्हारा सेल्स एस्टिमेटेड प्रॉफिट मैंने माइनस किया, क्या मिलेगा? एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट 12,000, इधर होगा 6,400, टोटल होगा 18,400। अब माइनस करो सेलिंग एक्सपेंसेस,
अब बोले सर सेलिंग एक्सपेंसेस तो क्वेश्चन में ही नहीं, निकालना पड़ेगा। क्या बोला? assume that selling and distribution expenses are in proportion of sales price, मतलब इस रेशियो में। क्या तुम देख रहे हो? क्यू का सेलिंग प्राइस 8000, क्यू का सेलिंग प्राइस 16000, मतलब क्यू का जितना सेलिंग प्राइस उसका डबल हो गया क्यू पी का। क्यू का सेलिंग प्राइस जितना उसका डबल किसका? पी का। इसका मतलब क्यू का जितना सेल्स एक्सपेंसेस होगा उसका डबल हो जाएगा पी का। मतलब मान लो कि टोटल सेल्स एक्सपेंसेस 300 रुपया हुआ तो क्यू का होगा 100 रुपया, पी का होगा 200 रुपया। अब बोलेंगे सर टोटल सेलिंग एक्सपेंसेस कहाँ मिलेगा? उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। चलो वर्किंग नोट बनाओ। लिखो वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। वर्किंग नोट में लिखो कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग एक्सपेंसेस। चलो टोटल कॉस्ट कितना? देखो ये सेल्स फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद प्रॉफिट, यानी फर्दर प्रोसेसिंग करने के बाद इतना कॉस्ट आएगा। क्या तुम बोल सकते हो क्या ये जो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट इसमें फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट इंक्लूड है या नहीं है? सर इंक्लूड्स है। क्यों? क्योंकि देखो पहले जॉइंट कॉस्ट होगा, फिर उसके बाद जॉइंट कॉस्ट ऑपरेशन होगा, फिर उसके बाद सेपरेट मतलब फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट आएगा, उसके बाद सेल्स होगा, तो एकदम लास्ट में सेल्स हुआ, प्रॉफिट निकला। टोटल कॉस्ट का मतलब सब्सिक्वेंट या फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट के बाद। इसका मतलब इसमें सारे कॉस्ट इंक्लूड है, जॉइंट कॉस्ट भी है, सेलिंग कॉस्ट भी है, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट भी है। तो टोटल कॉस्ट कितना? 18,400 माइनस टोटल कॉस्ट अदर देन सेलिंग एक्सपेंसेस। देखो सेलिंग एक्सपेंसेस के छोड़ के बाकी जो भी खर्चा है उसका टोटल करो। मटेरियल कितना? 5000। लेबर कितना? 3000। ओवरहेड कितना? 2000। फिर मटेरियल कितना? 4500। फिर लेबर कितना? 2400। फिर ओवरहेड कितना? 1100। ये तुम्हारा फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, ये तुम्हारा जॉइंट कॉस्ट। टोटल कितना हो रहा है चेक करो। 5000 प्लस 3000 प्लस 2000 प्लस 4500 प्लस 2400 प्लस 1100। सॉरी, इसका मतलब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 400 रुपया आ रहा है। ये 400 रुपया पी एंड क्यू 2:1, क्योंकि 8000 16000 सेल्स रेशियो, तो 2:1 में अगर तुम भाग करोगे तो पी का आएगा 267, क्यू का आएगा 133। चलो 267 133 400। एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट से मैंने सेलिंग एक्सपेंसेस को माइनस किया, तो ये हो गया मेरा
कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखो बेटा, फर्दर जो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट होता है ना, वो एक प्रोसेसिंग कॉस्ट होता है। इट मीन्स इट इज ए पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, बोलो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो रहा है? 11,733, इधर 6267, टोटल हो रहा है 18,000। अब माइनस करो फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट या सब्सिक्वेंट कॉस्ट। सब्सिक्वेंट कॉस्ट पी का कितना? 3000 प्लस 1400 प्लस 600। क्यू का कितना? 1500 प्लस 1000 प्लस 500। अगर इसको तुम माइनस करोगे तो जॉइंट कॉस्ट आ जाएगा। शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट, देखो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट कितना आ रहा है? 6733 3267। चेक करो टोटल कितना हो रहा है? 10,000। अब इसको टोटल करो, ये तुम्हारा, मैंने बताया था कि ये तुम्हारा जॉइंट कॉस्ट 10,000। देखो मैंने किसी रेशियो में एलोकेशन नहीं किया, लेकिन बैकवर्ड या रिवर्स कॉस्ट अप्रोच फॉलो किया तो ऑटोमेटिकली शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट आ रहा है 10,000। बस यही था तुम्हारा रिवर्स कॉस्ट मेथड का कॉन्सेप्ट। चलो नेक्स्ट लिखो, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हमें बनाना होगा ना, प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पी एंड क्यू। ऑलरेडी हो चुका है, फिर हम बनाएंगे। तो लिखो स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पी एंड क्यू। पर्टिकुलर पी क्यू टोटल। बोलो शेयर ऑफ जॉइंट कॉस्ट 6733 3267। हाँ, लेकिन ये जो जॉइंट कॉस्ट है ना, इसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, ये तीनों इंक्लूड है। अगर तुम डायरेक्टली लिखोगे 6733 3267, ये तो करेक्ट होगा, लेकिन इतना अच्छा नहीं होगा। तुम एक काम करो, मटेरियल में पी का कितना, क्यू का कितना, लेबर में पी का कितना, क्यू का कितना, ओवरहेड में पी का कितना, क्यू का कितना। अब बोले सर कैसे पता चलेगा? इस रेशियो में जाएगा, क्योंकि सारे कुछ इस रेशियो में जाएगा, 6733 होगा। ठीक है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड। बस जो 5,000 था उसको उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करो। 3367 1633, टोटल 5,000। लेबर जो था उसको उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूशन करो। 2020 980
3000। ओवरहेड जो था उसको भी रेशियो में एलोकेशन करो, 1346654 2000। ये देखो 6733 3267, टोटल 10,000। दिस इज योर ए। सब्सिक्वेंट कॉस्ट में ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है। मटेरियल 3000, 1500, 4500, लेबर 1400, 1000, 2400, ओवरहेड 600, 500, 1100। इसको भी टोटल करो, ये 5000, ये 3000, 2000, ये भी। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये बेटा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें सेलिंग कॉस्ट नहीं आएगा। ए प्लस बी 11733 6267 18,000। ठीक है, बस आज के लिए इतना। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।